जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे आपका जो पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, आपके सीनियर का बात कर लो या आपके जो भाई बहन है, यानी कि 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें जो एसएसटी का जो पेपर पूछा गया था ना, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे जो 40 प्रश्न थे जो पूछे गए थे वो आज हम लोग एक वीडियो पे देखने वाले हैं। और वीडियो को क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप अगर देखोगे ध्यान से तो मैंने पहले ही ऐसे प्रश्नों को करवा दिया है और आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। और उसके बाद जो भी मैंने अभी तक मैंने जो भी एसएसटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहां से भी क्या करना है, उन तमाम सारे वीडियोस को आपको देख लेना है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया है? इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो यह घटना कब है? 1830 का। तो डेट क्या होगा, जुलाई 1830 में क्या हुआ था, फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है 3 नंबर का आपका, कि 1804 की नेपोलियन की सहायता ने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया है? तो गौर कीजिएगा, जो नेपोलियन की सहायता थी ना, जिसे नागरिक सहायता के नाम से जाना जाता है, तो इसने क्या क्या किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। तो हाँ, ये वाला तो काम किया था। अगला क्या है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। हाँ, तो ये भी वाला काम किया था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाने का काम किया, ये भी क्या था। यानी कि इन चारों के चारों कामों को किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 1917 में गांधी जी ने खेड़े जिले के लिए किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, खेड़ा जिला कहां पे, आप ये बताइए। खेड़ा जिला आपका कहां पे, आप ये बताइए। देखिए, 3 आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन कहां पे किया था? चंपारण में। अब ये चंपारण कहां है? बिहार में। उसके बाद कहां हुआ था? उसके बाद आपका खेड़ा जिला, जो कि आपको कहाँ है आपको बताना है। और उसके बाद कहाँ पे क्या था? अहमदाबाद पे क्या था? गुजरात में। तो आप मुझे बताओ कि जो खेड़ा जिला है ना वो कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो आपको ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो साइमन कमीशन है ना, ये भारत कब आया था? मैंने पहले भी आपको बताया है। तो भारत क्यों आया था? तो ये क्यों आया था कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, कि आखिर भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था लागू किया जाएगा वो किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए वो क्या किया था, आया था। अगला प्रश्न है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसे लाखों लोग भूखमरी के कारण भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इसे आलू अकाल बोला गया। क्या बोला गया? आलू का अकाल बोला गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के नाम से कौन कौन से देश जाना जाता था? कौन कौन से देश जो है मित्र राष्ट्र के थे? तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका जो है ये आपका क्या था, मित्र राष्ट्र में था। लेकिन अगर आप जानोगे तो इटली, जर्मनी और जो जापान था ना, ये आपका क्या था, धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। तो आपका आंसर क्या होगा मित्र राष्ट्र में? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका क्या होगा इसका आंसर होगा। अगला 8 नंबर का प्रश्न है, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसको भयानक गिरावट दर्जा दी गई? यानी कि सबसे ज्यादा किसमें गिरावट देखने के लिए मिला? उत्पादन में, रोजगार में, आय और व्यापार में, इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? तो देखिएगा, बच्चे जो है ये तीनों में से कोई एक आंसर मारेगा, लेकिन उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गया था। यानी कि लोग जो है ज्यादा मात्रा में इसको बेच रहे थे ना, इसके कारण क्या हुआ था, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा।
अगला प्रश्न 10 नंबर का कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था? तो याद रखिएगा कपास और धातु का जो उद्योग था सबसे गतिशील था और सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा जॉन गुटेनबर्ग। क्या है? जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा छापे खाने का आविष्कार यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया गया था। तो ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा था? तो गुलामगिरी को किसे लिखा था? ज्योतिबा फुले ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या क्या है? देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधन को नवीकरण और अनवीकरण के आधार पर बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लेकिन जैव और अजैव का बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटते हैं, जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण में हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं। अगला प्रश्न है आपका संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हुआ है? तो भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 आपका क्या हो जाएगा सही होगा। ये सभी के सभी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता का संरक्षण करती है। तो ये सभी का सभी करेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। यानी कि अगर आप वन और वन्य जीवों का संरक्षण करते हो तो पारिस्थितिकी तंत्र तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ जो भी आपके साध्य संसाधन है जो आपकी जरूरत की सामान है जैसे जल, मृदा और वायु, ये आपका बना रहेगा, और जो आपका वनस्पति और जो पशु और उसके जीन की जो विविधता है वो हमेशा क्या रहती है? बनी रहती है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन जो होता है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? आपको क्या करना है? कारण बताना है। तो आपका देखिए अगर जल उपलब्ध है लेकिन फिर भी जल जो है दूषित हो रहा है, इसका क्या कारण है? पहला क्या है? औद्योगिक और अवशिष्ट जो है भी अवशिष्ट उसका जल में मिला देना, रसायनों का अधिक प्रयोग करना, कीटनाशकों और कृषि का प्रयोग तो जो है मात्रा में उर्वरक के रूप में प्रयोग करना, इनमें सभी। तो ये सभी के सभी गुण होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाने वाली फसल होती है उनका नाम बताना है। तो जो भी आपके खरीफ फसल है वो होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका बात करेंगे, तो बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा जो है पवन और सौर ऊर्जा का जो संसाधन है या पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का सबसे ज़्यादा निर्माण या उत्पादन कहाँ पे हो सकता है? तो ये आपका राजस्थान में ही संभव है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3 जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है? तो ऑप्शन क्या? जलाक्रोता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और इनमें सभी। तो देखिए जब भी जल और उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो जल के ज्यादा प्रयोग से जल आपका है जलाक्रोता तो होता ही है, लेकिन उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। लेकिन कल पूछता जल के अत्यधिक प्रयोग से तो क्या बोलोगे? जलाक्रोता। लेकिन जब उर्वरक का बात कर दिया है तो ज्यादा मात्रा में जब उर्वरक डालोगे तो लवणता भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो भी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है उनमें भी आपको कमी जो है देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर का कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज पदार्थ को जाना जाता है? तो जो लो अयस्क जो खनिज है उसे औद्योगिक रीढ़ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? तो यूरेनियम और थोरियम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पेड़ पौधों पर।
पर। देखिए इन सभी पर जो है आपका वायु प्रदूषण प्रभाव डालता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो फ्रेंच। गौर कीजिएगा, डच भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता था और फ्रेंच भाषा डच से कम बोला जाता था, और ये ज़्यादा क्या था, ताकतवर था। तो क्या होगा, फ्रेंच आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया, किन किन बातों पर ध्यान दिया गया? तो सिंहली को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दिया गया, बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, सभी का सभी काम किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखने का काम करता है? तो यह काम न्यायपालिका का है। किसका है? न्यायपालिका का। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में है? तो देखिए पोखरण जो है ना 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था तो राजस्थान में। पोखरण कहाँ पे? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। ये जो सामाजिक विभाजन होता है किसके आधार पर? मृत्यु पे, विवाह पे, जन्म पर या शिक्षा पे? तो देखिए जन्म पर होगा। आप जिस जाति में जन्मेंगे, जिस स्कूल में जन्मेंगे आप उसी जाति के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल कौन सोचता है? देखिए क्या है आपका, सांप्रदायिक राजनीति के अनुसार ये कौन सोचता है कि धर्म ही क्या करता है, आपकी सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता बोलेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्षता नहीं बोलेंगे। धर्मनिरपेक्षता मतलब कहता है जो कोई धर्म को नहीं मानता है। तो आपका क्या होगा, सांप्रदायिकता होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? देखिए सबसे कम किसका है? केरल का। किसका है? केरल का। और सबसे ज्यादा किसका है? पंजाब का। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे औसत आयु कहा गया है? तो देखिए औसत आयु जो है उसे जो है आपका राष्ट्र आयु भी बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आयु बोलते हैं, कुल आयु आपका क्या है? देखिए आपका क्या है? औसत। आपका क्या है? औसत आय। तो औसत आय जो है आपका प्रति व्यक्ति आय को कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो ये जो है आपका उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन के क्षेत्र के रूप से जानते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन निम्नांकित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को क्या करता है? खत्म करता है। देखिए दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है, तो ये मुद्रा का काम है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि सामान्य क्या है आपका कि सामान्यता बहुराष्ट्र कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पे होता है, क्या होता है? बाजार नजदीक होगा, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध होगा, बाजारों के अन्य कारक उपलब्ध होगा, यानी कि सभी का सभी चीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे 36 नंबर का कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो देखिएगा जो विदेशी व्यापार होगा ना वो क्या करेगा? देशों के बाजारों को जोड़ने का और एकीकरण करने का काम करता है। तो विदेशी व्यापार इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। तो बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो 1960 में जो उपभोक्ता आंदोलन हुआ था तो वो किस कारण से हुआ था? आप मुझे एक आंसर बता देना। ये जो उपभोक्ता दिवस है ना वो कब मनाया जाता है? आप मुझे क्या करना, कमेंट बुक करके बता देना। तो आप बात करेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है। तो उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ था? तो अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जो जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट और इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो ये शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। सभी का सभी देखोगे अप्रभावी, तो अप्रभावी नहीं बनाया गया, प्रभावी बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि अन्य जाति समूह से भेदभाव
और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है कि आप किस व्यवस्था से कह सकते हो कि जातीय समूह पे भेदभाव होता है। तो इसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। यानी कि जो हित समूह होता है, जो दबाव समूह होता है, क्या काम करता है। सरकार को सजग बनाने का काम करता है, उसको जगाने का काम करता है, आंदोलन को सफल बनाने का काम करता है, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालने का काम करता है। ये तीनों का तीनों काम जो ये करने का करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी 40 प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अब अगर आपको 2022 का अगर आपको 2022 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अगर आपको आंसर देखना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ले लूंगा और उसका वीडियो मैं ले लूंगा। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके जो भी वीडियो लिया गया उसको देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारी हो क्या होगा और बेहतर ढंग से हो पाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।